नमस्कार दोस्तों। आज एडीआई टॉक्स में आप लोगों का सबका स्वागत है। हम लोग आज बैठे हैं पटाया थाईलैंड में। हम लोगों का जैसे आप इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं तो हम लोग गुजरात में गांधीनगर अहमदाबाद में रियल एस्टेट का कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का डील करते हैं। तो काफ़ी टाइम से ख़ास करके इंडियंस का एक रिक्वायरमेंट था कि आप लोग पटाया में इन्वेस्टमेंट का क्या प्लान है उसके ऊपर पॉडकास्ट वगैरह लेके आइए। तो पिछले मंथ में ही हम लोगों ने प्लान किया था और अभी हम लोग पटाया में बैठे हैं। और आज हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर भरत अग्रवाल, जो कि पिछले 18 सालों से रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, जो दुबई, थाईलैंड, जॉर्जिया वगैरह में रियल एस्टेट का कामकाज करते हैं। तो आज हमारे ये जो गेस्ट हैं उनसे मिल के आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और सारा क्वेश्चन हम लोग ले भी लेंगे कि कैसे पटाया में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। तो भरत जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। श्योर। सो मेरा नाम भरत अग्रवाल है और मैं ओनर हूँ ग्रुप ऑफ कंपनीज SVRE का। हम लोग रियल इस्टेट में पिछले 18 ईयर से काम कर रहे हैं। आप ये मानो कि हमने अपनी जर्नी 2008 में स्टार्ट की थी और आज हम लोग दुबई रियल इस्टेट, थाईलैंड रियल इस्टेट, जॉर्जिया रियल इस्टेट, लंदन रियल इस्टेट मार्केट में काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो हमने दुबई भी बहुत रियल इस्टेट में सेल किया, थाईलैंड भी किया। हर कंट्री का अपना एक बेनिफिट है। लोग कंपेयर करते हैं कि दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, थाईलैंड में करना चाहिए, जॉर्जिया में करना चाहिए। तो सबकी अपनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी आपके व्यूवर्स हैं उनके जो भी क्वेरीज है उस पर हम 1 to 1 डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। तो भरत जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसे फ्रीक्वेंटली लोग थाईलैंड में ट्रैवल करते हैं तो मोस्ट ऑफ बैंकॉक और पटाया में ट्रैवल करते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि 4-5 बार जो ट्रैवल करता है उसका नेक्स्ट एक व्यू रहता है कि पटाया में इन्वेस्ट करें। तो आपका क्या मानना है कि पटाया ही क्यों लोग पटाया को ही इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं अभी? देखो, सबसे मेन रीज़न है पटाया में इन्वेस्टमेंट करने का कि आप पूरे थाईलैंड का मैप देखेंगे ना, तो पटाया की जो लोकेशन है वो सेंट्रल की लोकेशन है। वहाँ पे बैंकॉक से पटाया आने में हार्डली 1.5 घंटे का ट्रैवल है। तो आप एक बड़ी सिटी, कैपिटल ऑफ थाईलैंड के बिल्कुल नियर बाई में हो। और पूरे वर्ल्ड की बात करें, किसी भी कोस्टल सिटी में जिस प्राइस में पटाया में आपको बीच फ्रंट प्रॉपर्टी मिल जाएगी, या जिस प्राइस में आपको पटाया के अंदर हाई राइज रिजोर्ट स्टाइल अपार्टमेंट जिस प्राइस में पटाया में मिल जाएंगे, उस प्राइस में पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोस्टल सिटी में ये प्राइसिंग आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। और हमारे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन हमको डीएम वगैरह आते हैं कि क्या एनआरआईज पटाया में प्रॉपर्टी ले सकते हैं? बिल्कुल सही बात। तो इसमें क्या होता है ना कि एज पर दी थाई नॉर्म्स, गवर्नमेंट का बहुत सिंपल सा फंडा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिल्डिंग नई लॉन्च हुई है, उसमें 1000 अपार्टमेंट्स हैं, तो एज पर दी गवर्नमेंट 51% अपार्टमेंट जो है वो थाई को बेचना पड़ेगा, 49% अपार्टमेंट्स फॉरनर्स को बेच सकते हैं। तो जो 49% फॉरनर्स को बेच सकते हैं वो 100% फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। वो कोई लीज होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लोग बोलते हैं कि यार इंडियन या कोई भी फॉरनर थाईलैंड में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, वहाँ के नॉर्म्स बहुत अलग हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल नॉर्म्स हैं। गवर्नमेंट ने पहले ही प्लान किया हुआ है सब कुछ। 49% का जो शेयर है उसमें कोई भी फॉरनर इन्वेस्टमेंट कर सकता है लीगली, बहुत ही ईजी तरीके से। जी। तो अमूमन लोगों का ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि अगर कोई अपना हार्ड अर्न मनी यहाँ पे कोई विदेश में इन्वेस्ट करना चाहता है तो सबसे डिमांडिंग प्रॉपर्टी कौन सी है, या कॉमर्शियल है कि रेसिडेंशियल है? देखो, थाईलैंड में 3 टाइप की प्रॉपर्टी है जो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग देखते हैं। एक है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, जिसको यहाँ पे कोंडो बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे विलाज का। तो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी। एज पर माई रिकमेंडेशन, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री के बाहर कर रहे हो, मेरा सजेशन ये है कि आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पे सेफ्टी हो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटर हो। तो उसके लिए मैं अपने हर क्लाइंट को सजेस्ट करता हूँ कि गो विद द रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, जिसको ये लोग कोंडो बोलते हैं। जी। तो भरत जी, ये एक एवरेज अगर प्राइसिंग की बात करें तो जैसा हमने देखा कि यहाँ पे स्टूडियो रूम है, 1 BHK है, 2 रूम अपार्टमेंट है, तो एक मिनिमम और मैक्सिमम जैसे एक एवरेज कॉस्ट क्या आती है, और एक अल्ट्रा प्रीमियम अगर लग्जूरियस अपन फ्लैट देखते हैं तो क्या प्राइसिंग होती है उनकी? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोगों की व्यूवर्स जो हैं वो क्वालिटी वाले हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि पटाया के अंदर लोग 40 लाख रुपए में फ्लैट बेच रहे हैं, 30 लाख में फ्लैट बेच रहे हैं। बट हम उनकी आज बात नहीं करेंगे। हम अपने कस्टमर को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देंगे जिसके पेपर वर्क कंप्लीट हैं, गवर्नमेंट से सारे अप्रूवल हैं, प्रॉपर डिज़ाइन, न्यू एलिवेशन, न्यू बिल्डिंग्स,
क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन विद एमिनिटी जो प्रोजेक्ट है हम उसकी बात करेंगे। तो उसकी आप बात करो तो उसमें स्टार्टिंग प्राइस जो है वो समवेयर अराउंड 65-69 लाख रुपीज से स्टूडियो अपार्टमेंट स्टार्ट हो जाता है, और वहीं पे 1 बेडरूम आपका 90-91 लाख रुपीज में स्टार्ट हो जाता है। ये मैं उन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको मोर देन 100 एमिनिटीज़ मिलेगी। जो एक 5 स्टार रिजॉर्ट्स में एमिनिटीज़ होती है वो सारी आपकी अपनी कम्युनिटी के अंदर मिलेगी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली स्टूडियो 69 और 1 बेडरूम 91-95 लाख से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें समझना था कि स्टूडियो रूम और 1 BHK में क्या डिफरेंस है। देखो, स्टूडियो रूम और 1 बेडरूम में जो मेजर डिफरेंस है वो है आपका ड्राइंग डाइनिंग का स्पेस। जब आप स्टूडियो की बात करते हो तो स्टूडियो इज सेम इक्विवेलेंट टू होटल रूम। जब आप किसी होटल में चेक इन करते हो तो एंट्री करते हैं, लेफ्ट साइड में आपका छोटा सा किचनेट होता है, राइट में वॉशरूम होगा, सामने आपका बेड होता है। तो स्टूडियो उसी टाइप का सेम कॉन्सेप्ट हो गया, बट 1 बेडरूम में आपका एक ड्राइंग डाइनिंग स्पेस ऐड हो जाता है, बालकनी ऐड हो जाती है। तो ठीक, मतलब मुझसे कोई पूछे कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है स्टूडियो में करना है या 1 बेडरूम में, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है पर्सनली कि गो विद द 1 बेडरूम अपार्टमेंट। क्यों? जैसे अब आप बोलते हो कि यार इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है पटाया में? रेंटल के लिए। अब रेंटल के लिए आपने स्टूडियो ले लिया फॉर एग्जांपल, तो स्टूडियो में जो टेनेंट आएगा वो होटल बुक नहीं कर लेगा, वो क्यों जाएगा आपका अपार्टमेंट में? चाहे उसको 15 दिन के लिए रहना है, चाहे उसको 1 महीने के लिए रहना है, वो अपार्टमेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि सेम व्यू, सेम होटल, सेम रूम साइज मिल रहा है। लेकिन जब इसको 1 बेडरूम की रिक्वायरमेंट आती है, फॉर एग्जांपल आप फैमिली के साथ आ रहे हो, हस्बैंड वाइफ बच्चा है, आप होटल के रूम में स्टे करना पसंद नहीं करोगे, तो आप वहाँ पे 1 बेडरूम पे जाओगे। तो पर्सनली मेरा सजेशन यही है कि गो विद द 1 बेडरूम। यदि आप रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट पटाया में या किसी भी कोस्टल सिटी में देख रहे हो, या किसी भी डेस्टिनेशन जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं टूरिज्म के लिए या जहाँ पे बिजनेस के लिए जाते हैं, 1 बेडरूम मेरा रिकमेंडेशन। ठीक है। और जैसे आप लोग सब जानते हैं कि पटाया में हमने कॉन्डो की रील वगैरह डाली थी, तो जितने भी इंक्वायरीज भरत जी आ रही है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ROI कितना मिलेगा। तो एक मोटा मोटा माइंड में सबको रहता है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके सामने क्या रिटर्न आएगा, वो भी एक NRI जब इन्वेस्ट कर रहा है तब। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, तो आपने बात की ROI की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक अपार्टमेंट लिया पटाया में जिसकी कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए, तो हम लोग श्योरिटी देते हैं क्लाइंट को, एश्योरेंस देते हैं कि 70 to 75,000 रुपीज़ रेंटल मंथली आएगा ही आएगा आपको। दैट विल बी अराउंड 7% मिनिमम एंड गोज अप टू 15 to 16%, बिकॉज सीजन पे रेंटल हाई होता है। ठीक है। सेकंड क्या है, आपकी ROI बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपने क्या प्रोजेक्ट चूज़ किया है, प्रोजेक्ट के अलावा आपने क्या व्यू चूज़ किया है, क्योंकि आपका आज पूरी दुनिया डिजिटल है, तो जो दिखता है वो बिकता है। तो आपका रूम, आपका अपार्टमेंट से व्यू अच्छा है, आपने लोकेशन बहुत अच्छी ली है, आपकी यूनिट का व्यू बहुत अच्छा है, तो ROI 14% भी आती है। हम लोग इतने सालों से रियल एस्टेट कर रहे हैं, हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, एक ही बिल्डिंग में एक ही प्राइस पे प्रॉपर्टी 2 अलग अलग खरीदी हुई लोगों ने, एक में रेंटल 16% आ रहा है, एक में 6% आ रहा है, क्योंकि जब उसने यूनिट डिसाइड की तो जो उसको यूनिट बेचने वाला एजेंट था शायद वो सही नहीं था, तो उसने यूनिट का व्यू अच्छा नहीं लिया। तो यूनिट का व्यू अच्छा है तो ROI 15%, 12%, 10% डिपेंड करता है सीजन के अकॉर्डिंग, बट मिनिमम एवरेज रेंटल 8 to 9% आता ही आता है। ठीक है। तो जैसे भरत जी आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में, तो आपको मतलब एक थाईलैंड को पॉइंट आउट करते हुए किसी भी इन्वेस्टर को क्या रिस्क फैक्टर होते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे? देखो, रिस्क फैक्टर की बात करें तो रियल एस्टेट में रिस्क तो होता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डेवलपर आपसे पैसा ले रहा है और डेवलपर उसको कंस्ट्रक्शन कर रहा है और टाइम पे डिलीवरी देगा नहीं देगा। हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन से डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इस डेवलपर का बैकग्राउंड क्या है, इस डेवलपर ने पहले कुछ डिलीवर्ड किया है या नहीं किया, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो और एक स्पेशली जब आप किसी और कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये ड्यू डिलिजेंस करना बहुत ज़रूरी होता है जी। और ये ड्यू डिलिजेंस कौन करेगा? आपके बिहाफ पे आपका एजेंट, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जिस भी कंट्री में कर रहे हो, प्लीज़ उस एजेंट के साथ करना जिसका एक्सपीरियंस अच्छा हो। उस एजेंट के साथ मत करना जिसने सिर्फ कमीशन के चक्कर में आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, क्योंकि वो अपनी कंट्री में बैठा हुआ है, आपको इन्वेस्टमेंट करा देगा। यहाँ आपकी प्रॉपर्टी का देख रेख कौन करेगा, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस कौन करेगा, मैनेज कौन करेगा। तो हमेशा अच्छे वेल एजुकेटेड प्लस एक्सपीरियंस्ड एजेंट के साथ ही काम करना चाहिए, और उस एजेंट के साथ भी तभी काम करना चाहिए जब उसने उस मार्केट का पूरा आपको कंपैरिजन दिला दिया हो। ये नहीं है कि आप मेरे पास आए एज ए बायर, मैं एक डेवलपर को ले गया कि ये ले लो बहुत अच्छा, नहीं। आपको 5 प्रोजेक्ट देखने चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए, प्राइसिंग देखनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देखनी चाहिए प्रीवियसली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट की,
उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए। रही बात रिस्क की, 0% रिस्क है थाईलैंड में स्पेशली। यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टाइल कंस्ट्रक्शन करने का पूरा माइवन सेटिंग यूज करते हैं। टाइमलाइन जो टाइम आपको दिया है 36 मंथ मीन्स 36 मंथ, कोई डिले नहीं है, कोई क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो रिस्क 0%, बट हाँ ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए और अच्छे डेवलपर के अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे मैं भरत जी के साथ पिछले 2 दिन से घूम रहा हूँ, मतलब इतना प्रीमियम अल्ट्रा लग्जूरियस कॉन्डोज हम लोगों ने विज़िट करे हैं। और जैसे मैं इनके साथ घूमता हूँ तो यहाँ पे जो थाईलैंड के में इनका जो ऑफिस है उनमें पर्सनली स्टाफ भरत भाई को जानता है, मतलब एक वेल रेप्यूटेड पर्सन है। तो जैसे मुझे कुछ एरिया अगर चुनने हो इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्पेसिफिक कॉन्डो के लिए, तो आप कौन कौन से एरिया पटाया में सजेस्ट करोगे? यस, तो आजकल लोग जैसे इंडिया की बात करें हम स्पेशली, क्योंकि हमारे व्यूवर्स इंडिया से जा रहे हैं, तो इंडियन माइंडसेट और इंडियन लोगों को क्या पता है पटाया के बारे में कि वॉक इन स्ट्रीट, राइट। हर आदमी कहता है वॉक इन स्ट्रीट से कितना दूर है। जैसे हम लोग जब दुबई बेचते हैं तो लोग पूछते हैं बुर्ज खलीफा से कितना दूर है। तो यहाँ पे जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बेचते हैं ना, तो सबका पहला सवाल ये होता है कि यार वॉक इन स्ट्रीट से कितना दूर है। बट पटाया के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। पटाया अभी सिर्फ वॉक इन स्ट्रीट नहीं रह गया। पटाया का जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वो है जोमटेन। ठीक है, जोमटेन एक एरिया का नाम है। जोमटेन बीच वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कोस्टल एरिया, पूरा डेवलप्ड है। आप पटाया के अंदर देखोगे तो वायरिंग रोड पे आपको दिखेगी, सिवर रोड पे दिखेंगे, ब्यूटीफुल है बट थोड़ा ओपनली दिखता है वहाँ पे। बट वहीं आप जोमटेन में आ जाते हो तो एक भी वायर आपको रोड पे नहीं दिखेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लैंड है। पटाया सिटी क्या है, वो पूरी पुरानी सिटी है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आज के दिन जोमटेन है, क्योंकि जोमटेन के अंदर फ्यूचर के अंदर एक बहुत बड़ा मॉल आ रहा है। थाईलैंड में सबसे बड़ा मॉल जो आज के दिन बैंकॉक में है, वही ब्रांड का मॉल जोमटेन में आ रहा है। स्पीड ट्रेन का यहाँ पे स्टेशन आ रहा है, मोनो रेल का स्टेशन यहाँ पे आ रहा है। जो पटाया का जो एक्सटेंशन एयरपोर्ट है, ऑलरेडी एयरपोर्ट है यहाँ पे ऑपरेशनल है, जिसका यहाँ से हार्डली 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे, उत्पाव एयरपोर्ट नाम है उसका। तो उसका भी एक्सटेंशन आ रहा है, तो वो भी जोमटेन के नियर बाई पड़ता है। सबसे मेन पॉइंट है, लोग बोलते हैं कि ठीक है टूरिज़्म हो गया, बीचेस हो गए, नाइट लाइफ हो गई, व्हाट अबाउट बिजनेस है। तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सोर्स, पूरा का पूरा इकोनॉमिक जोन जोमटेन के नियर बाई एक जगह रियोंग, वहाँ पे आ रहा है, जो कि यहाँ से हार्डली 15 से 20 मिनट है। तो आपने पूछा कि लोकेशन, तो मेरा सजेशन ये रहता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी भी सिटी में, तो इन्वेस्टमेंट वहाँ करो जहाँ पे फ्यूचर में डेवलपमेंट के स्कोप हो या गवर्नमेंट की वहाँ पे डेवलपमेंट करने की प्लानिंग हो। तो मेरा पर्सनल सजेशन रिकमेंडेशन ये है कि इन्वेस्टमेंट यदि थाईलैंड की सिटी में करनी है, पटाया में करनी है, तो गो विद द जोमटेन एरिया। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक जो क्वेश्चन आपके लिए स्पेसिफिक, कि आप आज से 5 साल बाद फ्यूचर कैसा दिखते हो एज ए इन्वेस्टर पटाया में? देखो, पटाया का फ्यूचर हमें जो लगता है, ठीक है, मतलब मेरे को ऑफिशियल ये बात नहीं बोलनी चाहिए, बट चलो मैं बोल देता हूँ क्योंकि ये न्यूज़ में भी है, हर जगह है, कि जिस दिन पटाया में कैसीनो आ गया, तो जिस प्राइस पे आप आज प्रॉपर्टी खरीद रहे हो 5 टाइम 6 टाइम मिनिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आज के दिन किसी भी कोस्टल सिटी में, किसी भी बीच फ्रंट प्रॉपर्टी की हम बात करें, किसी भी सिटी के अंदर जहाँ पे कोई टूरिज्म नहीं है, वहाँ पे भी आपको आज 1.5 करोड़ रुपए से नीचे 1 बेडरूम नहीं मिलता है। आज हम यहाँ पे 5 स्टार एमिनिटीज़ के साथ सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट 1.5-1.6 करोड़ फुल सी व्यू 40th फ्लोर 45th फ्लोर पे सेल कर रहे हैं। तो जहाँ पे आपको 1.5-1.6 में आज प्रॉपर्टी मिल रही है, आने वाली 4 साल के बाद 5 साल के बाद जब यहाँ पे मोनो रोल आ जाएगी, स्पीड ट्रेन आ जाएगी, पूरा का पूरा इकोनॉमिक जोन डेवलप हो जाएगा, कैसीनो आ जाएगा, तो प्राइस मतलब हम बोल ही नहीं सकते कि कितने % ROI आएगी। बट मैं कहता हूँ कैसीनो नहीं भी आ रहा 4 साल में, तो 4 साल में जैसी मार्केट अभी चल रही है ऐसे भी चलती रही तो ऑन एन एवरेज 25-26% ROI ईयरली आएगी ही आएगी। आपने मुझसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, मैंने बोला 8% है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेंटल ही रिटर्न नहीं होती है। आपका 8% का रेंटल आ रहा है, 10 से 12% कैपिटल अप्रिसिएशन आ रहा है। थर्ड जो मेन पॉइंट है जिस पे कोई भी रियल एस्टेट एजेंट या डेवलपर बात नहीं करता, वो है करेंसी अप्रिसिएशन। आज 2026 में आपने भाट 2.8 पे ट्रांसफ़र किया है इंडिया से,
4 साल के बाद 2030 में वो बाट 3.5 या 4 रुपये का होगा। तो आप करेंसी अप्रिसिएशन देखो, तो करेंसी अप्रिसिएशन, कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस रेंटल, तीनों को हम इक्वल कर दें तो ये 24-25% के आसपास की रिटर्न आती है ईयरली। ये तब आती है जब मार्केट जैसी चल रही है वैसे ही चलती रही। तो फ्यूचर में कसिनो आ गए और बाकी चीज़ें जो मैंने बताई वो सब आ गई, तो प्राइस पता नहीं। तो मतलब मैं 6 साल से पटाया में आ रहा हूँ, आज मेरे को पहली बार मालूम पड़ा कि पटाया में भी एयरपोर्ट है, वो भी फंक्शनल है। यस ऑपरेशन। ठीक है, और जो इनके पास न्यूज़ है अगर वो हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपको 10-12 गुना रिटर्न कहीं नहीं गई, कहीं नहीं। और दूसरी बात ये है कि टुमारोलैंड भी आ रहा है Yes. 26 में दिसंबर। तो ये जो रियल एस्टेट है वो वैसे ही बूम कर देगा, क्योंकि टुमारोलैंड पहली बार शायद एशिया में आ रहा है, वो भी पटाया में आ रहा है। तो टूरिस्ट पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आएंगे। मतलब अभी जो मौका है, अभी जो आपके पास बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है पटाया में कॉन्डोज वगैरह में इन्वेस्ट करने का। तो आज हमने ये पॉडकास्ट में भरत जी के पास से इतना सब कुछ बातें हम लोगों ने जानी, जो हमारे व्यूअर्स का एक माइंड में क्वेश्चन पहले ही रहता था कि भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और प्रश्न है कि अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है कॉन्डो में, तो क्या रजिस्ट्री 100% उसके नाम पे होगी? ठीक है, आपने ये सवाल लेट पूछा लेकिन अच्छा पूछा। तो जनरली क्या होता है, लोग पूछते हैं कि यार प्रॉपर्टी थाईलैंड में ख़रीदनी है, पैसा कैसे भेजेंगे, प्रॉपर्टी पे नाम किसका होगा, हमारे नाम से ट्रांसफ़र कब होगी, रजिस्ट्री कब होगी, है ना, स्टैम्प ड्यूटी क्या है, जैसे इंडिया में हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो यहाँ पे बहुत सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया हुआ है थाईलैंड लैंड डिपार्टमेंट में। एज़ पर द इंडियन, एक साल में 250,000 USD आप ईयरली ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी कंट्री में। ठीक है, उस पर TCS पे करना होता है, वो भी रिफंडेबल होता है। जब आप पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हो तो डेवलपर के यहाँ से आपको उस पेमेंट की रिसिप्ट मिल जाएगी, जो भी आपने पेमेंट इनको की है एज़ पर दी पेमेंट प्लान्स। वंस योर प्रॉपर्टी विल बी रेडी, 100% डेवलपर को चला गया, आप थाईलैंड लैंड डिपार्टमेंट में जाते हैं, विद इन 30 मिनट्स आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम से ट्रांसफ़र होकर आपको ओरिजिनल सेल डीड चाबी डेवलपर से मिल जाती है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बट बीच में एजेंट बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इंडिया से LRS कैसे होता है ये पता होना ज़रूरी है, इंडिया में TCS कैसे पे करना होता है ये पता होना ज़रूरी है, उस प्रॉपर्टी पे टैक्सेशन क्या है ये पता होना चाहिए, फिर थाईलैंड गवर्नमेंट आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेगी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री आपको ये भी पता होना चाहिए। तो थाईलैंड गवर्नमेंट को आपका पासपोर्ट चाहिए, आपकी मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, आपने जो भी पेमेंट ट्रांसफ़र की है उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड FET, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफ़र। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे आप थाईलैंड लैंड डिपार्टमेंट में जाएंगे और अपना रजिस्ट्री करा लेंगे। और स्टैम्प ड्यूटी इंडिया में आई थिंक 6-7-8% लगती है, यहाँ पे सिर्फ 2% स्टैम्प ड्यूटी है, जिसमें 1% डेवलपर पे करता है और 1% क्लाइंट पे करता है। तो जो मेन आपका क्वेश्चन था कि जैसे इंडिया में बात करें तो आपका स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, GST पे ऊपर से लगता है। यहाँ कोई GST नहीं है, कोई GST नहीं, मतलब टैक्स पूरा हेजल फ्री प्रोसेस है। जैसे भरत जी ने बताया 30 मिनट के अंदर आपका पूरा सेल डीड आपके हाथ में आ जाएगा और खाली 1% आपका टैक्सेशन में आता है। और दूसरा एक कि अगर रेंटल इनकम जैसे कोई इंडियन लेता है, रेंटल इनकम पे कोई टैक्सेस है? यदि आप इंडिया टैक्स इनकम वो लेके जा रहे हो तो 100% इंडियन अकाउंट्स में या इंडिया में जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हो आपको वो पे करना है। बट जब तक आपकी इनकम थाईलैंड में है और आप एज ए इंडियन थाईलैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस पर कोई भी टैक्स थाईलैंड गवर्नमेंट को आपको पे नहीं करना है। भरत जी, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, अगर हम लोग इंडिया की बात करें और पटाया की बात करें तो पूरे इंडिया में ऐसा कौन सा सिटी है जो आप पटाया से कंपेयर कर सकते हो? देखो, वैसे तो पटाया का कंपैरिजन वर्ल्ड में किसी सिटी से नहीं कर सकते, बट हाँ आप कोस्टल, बीच, पार्टी, नाइट लाइफ वगैरह देखोगे तो पटाया को हम कंपेयर कर सकते हैं गोवा से। जी, ठीक है, क्योंकि इंडिया का सबसे ज़्यादा टूरिज्म कहाँ जाता है? गोवा जाता है। बट अब आप प्राइसिंग देखोगे गोवा वर्सेस पटाया तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देखोगे तो पटाया इज़ मच बेटर देन गोवा। गोवा के अंदर सबसे नेगेटिव चीज़ क्या है वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आप गए होगे गोवा में, टैक्सी, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा इशू है। मतलब गवर्नमेंट आज वहाँ पे आज तक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसको हम ओला, ऊबर और ये सब बोलते हैं, आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। तो उस सिटी में
कैसे एक टूरिस्ट जाएगा, कितने फॉरेनर्स पहले गोवा आते थे, कितने गो आते थे लोग ना, अब वो टूरिज्म कम हो गया है। क्यों? क्योंकि एक बेसिक चीज़ें होती है ट्रांसपोर्टेशन, जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी ना, जब तक ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स नहीं होगा, तब तक आप किसी भी सिटी की ग्रोथ नहीं देख सकते, ठीक है। अब गोवा में प्राइसिंग की बात करें तो हम लोग मार्केट में रिसर्च करते हैं, देखते हैं, हमसे लोग आते हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने गोवा में अपने विला या गोवा में अपनी प्रॉपर्टी बेच के पटाया में शिफ्ट हुए हैं। तो रीज़न उसका क्या है कि गोवा के अंदर यदि आप कोई बीच फ्रंट प्रॉपर्टी लोगे, पहली बात तो बीच फ्रंट प्रॉपर्टी गोवा में ना के बराबर अवेलेबल है। कोई 1 बेडरूम अपार्टमेंट आप बीच फ्रंट पे मिल भी जाता है तो समवेयर अराउंड, यदि ब्रांड की बात करो तो 6.5 करोड़ रुपए का मिलता है बीच फ्रंट 1 बेडरूम। और यहाँ पे पटाया में एक्चुअल बीच फ्रंट नीचे उतरते बीच 1.7 करोड़। तो कोई कंपैरिजन नहीं है गोवा से। बट हाँ, गोवा के बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, गोवा के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने वहाँ से सेल आउट करके इधर मूव किया है। ठीक है। और भी एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि जैसे आप बहुत टाइम से रियल एस्टेट में काम कर रहे हो, तो स्पेसिफिक पता है हमें कौन से एज ग्रुप ऐसा है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, आपके पास इंक्वायरी वगैरह आती है? जैसे आपने मुझसे पूछा कि ROI कितनी है, ठीक है, ROI वाले बायर्स भी हैं, लेकिन आज के दिन पटाया का जो ट्रेंड हो गया है, थाईलैंड का कोई ट्रेंड हो गया, जो अभी किसी एजेंसी ने इस पर रिसर्च किया था, आप गूगल पे चेक करोगे, थाईलैंड इज़ द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे लोग अपनी रिटायरमेंट लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है थाईलैंड। रीज़न उसका क्या है कि थाईलैंड के अंदर रिटायरमेंट लाइफ क्यों स्पेंड करना चाहते हैं लोग? नंबर 1, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत मैटर करती है बॉस। आप जब अर्न कर रहे हैं तो आप स्पेंड करने में कोई कंजूसी नहीं करते, राइट। बट जब आप रिटायरमेंट लाइफ में आ जाते हैं तो आपको अर्निंग है नहीं उस टाइम पे, सिर्फ स्पेंडिंग है, तो वो स्पेंडिंग अमाउंट देखी जाती है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। सेकंड पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे पूरे पटाया के अंदर आप किसी भी बीच से किसी भी बीच पे या किसी भी लोकेशन से कहीं जाते हो, 10 बाट इंडियन रुपीज़ 30 रुपये में आप पूरा पटाया घूम सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत कम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। थर्ड पॉइंट आता है कि जब आपकी एज हो जाती है तो आपको खाना अच्छा चाहिए होता है, राइट। तो फ्रूट्स की बात करें, बहुत बढ़िया। जूस, यहाँ की क्वालिटी, यहाँ का प्राइस, तो फूड बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, और फिर बीच, नेचर, रेनी सीजन, तो इसलिए लोग हर एज ग्रुप के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट जो 30 to 45 वाले लोग हैं वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले हैं कि पैसा लगाया रिटर्न कितना आ रहा है। 40 एंड अबोव वाले लोग हैं वो अपना लाइफ यहाँ पे स्पेंड करनी है बची हुई, तो रिटायरमेंट लाइफ के लिए लेते हैं। तो दोनों एज ग्रुप के लोग हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। तो जैसे अभी आप पटाया में पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं, तो एज ए इन्वेस्टर कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉन्डोज वगैरह बाई करते हैं? यस, तो देखो इंडिया में क्या होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि पूरा थाईलैंड इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पब्लिक ही चला रही है ना, ऐसा बोलते हैं हम लोग। हाँ। ये कहीं हद तक ठीक है, जहाँ आप जा रहे हो, जो आप देख रहे हो, आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वोकिंग स्ट्रीट पे जाते हो तो वोकिंग स्ट्रीट पे ऑलमोस्ट 20-25 इंडियन क्लब हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन एज ए टूरिस्ट यहाँ पे आता है, वोकिंग स्ट्रीट जाता है, उसको सब इंडियंस क्लब दिखते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट दिखते हैं, तो उसको लगता है कि यार पूरा थाईलैंड हम ही चला रहे हैं या पूरा पटाया स्पेशली हम ही चला रहे हैं। ऐसा नहीं है, बट हाँ, इंडियन मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट इंडियंस की है, चाहे वो क्लब्स की बात करें, चाहे रेस्टोरेंट्स की बात करें। बट आप यहाँ पे जो ट्रैफिक देखोगे, आप देखो, एक होता है कि आपने लोग देखे कि कौन लोग यहाँ पे मिल रहे हैं, एक होता है कि आप एयरपोर्ट से चेक करो, आपको गूगल पे सारा डेटा मिल जाएगा। बैंकॉक एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पूरे वर्ल्ड में हर कंट्रीज़ के साथ है, और हर कंट्री से 8, 10, 12, 15 फ्लाइटें पर डे आ रही है, राइट। तो टूरिज़्म यहाँ पे सिर्फ इंडियंस नहीं है। आप जोमटेन साइड में जाओ, आप वोंगा मार्ट साइड में जाओ, आपको सारे यूरोपियन दिखेंगे, सारे आपको ऑस्ट्रेलियन लोग दिखेंगे, आपको रशियन लोग दिखेंगे। आप किसी भी डेवलपर ऑफिस में जा रहे हो, आपको हर जगह पे रशियन स्पीकर मिल रहा है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, हर जगह पे वेटर या मैनेजर वहाँ पे रशियन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि रशियन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन लोग बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। तुर्की के लोग भी काफ़ी, तुर्की के लोग बहुत आ रहे हैं। तो पूरा वर्ल्ड वाइड अब वो पटाया वो नहीं रह गया कि सिर्फ इंडियन आ रहे हैं या इंडियन लोग ही इसको चला रहे हैं, नहीं। अभी पूरा वर्ल्ड की आंखें, नज़रें पूरी की पूरी पटाया के ऊपर है, क्योंकि पटाया एक ग्रोइंग सिटी है। पटाया में जिस प्राइस पे आपको प्रॉपर्टी मिल रही है बॉस, किसी भी खुद की कंट्री में, हम इंडियन कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें,
तो इंडिया में 1.5 करोड़ रुपए में क्या मिलता है उस पर? स्पेशली बीच फ्रंट प्रॉपर्टी, जहाँ पे नाइट लाइफ इतनी अच्छी है, जहाँ पे रेंटल इतना अच्छा है, जहाँ पे टूरिज्म इतना अच्छा है, जहाँ के करेंसी आसपास अप्रिसिएशन तो है ही है। तो ओवरऑल पटाया इज़ द बेस्ट इफ़ वी टॉक अबाउट थाईलैंड। एंटायर थाईलैंड में पटाया से अच्छा कुछ नहीं है। फूकेट और पटाया को लोग बहुत कंपेयर करते हैं। पर्सनली मुझे पटाया इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और जिस सिटी की कनेक्टिविटी अच्छी होती है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता किसी चीज़ से। और एक था क्वेश्चन कि जैसे आपने तीन टाइप की प्रॉपर्टीज़ की बात करी कि एक तो रेसिडेंशियल होता है, एक कॉमर्शियल होता है, एक विलास होता है। तो मेरे मतलब कुछ कमेंट्स वगैरह आए थे कि विलास आप बाय नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर क्या कहना है आपका? यस, जिसने भी कमेंट किया बिल्कुल सही बात है। थाईलैंड के अंदर आप कोई भी लैंड, क्योंकि जब आप विला परचेज कर रहे हो तो आपकी रजिस्ट्री लैंड की होती है, राइट, कोई कंस्ट्रक्शन एरिया की नहीं होती है। तो पूरे थाईलैंड में आप कोई भी लैंड एज ए फॉरेनर ओन नहीं कर सकते, अपने नाम से ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। ये थाईलैंड गवर्नमेंट का बहुत सिंपल सा रूल है। इसके लिए यदि आपको कोई विला परचेज करना है तो एज़ पर दी थाईलैंड गवर्नमेंट आपको यहाँ पे थाई में कंपनी बनानी पड़ेगी। उस थाई में कंपनी में 51% का शेयर एक थाई पार्टनर रखना पड़ेगा, 49% का शेयर आपका रहेगा, और उस कंपनी के अंडर फिर आप वो लैंड या विला आप परचेज कर सकते हैं। बहुत लोग आते हैं कि हम विला ले लेते हैं, रेंट पे डालेंगे, एयरबीएनबी पे डालेंगे, विला ले लेते हैं। देखो, विला लेना अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा ही नहीं है, बट विला में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है ना बॉस, हु विल मेंटेन योर प्रॉपर्टी। क्योंकि विला डेवलपर ने बना के दे दिया या आपने एक प्लॉट लेके विला बना लिया, उसमें मेंटेनेंस कौन करेगा? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग, पूल, कंस्ट्रक्शन, रेनिंग सीजन है, यहाँ पे वेदर चेंज होता रहता है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको पता है, फिर जो इंडिविजुअल आप बना रहे हो पता नहीं कैसा बना है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जहाँ पे 20 मिलियन 25 मिलियन का विला लेते हो, इतने में आप 12 13 15 अपार्टमेंट लेके डालो ना। जिस दिन पैसे की जरूरत है एक अपार्टमेंट बेच दिया। एक 20-25 मिलियन का विला लेने से अच्छा है 20-25 मिलियन में 20-25 अपार्टमेंट ले लो। ROI विला से ज़्यादा आएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो, सिरदर्दी बिल्कुल जीरो, क्योंकि डेवलपर ने बना के दिया है, डेवलपर की मेंटेनेंस टीम है, डेवलपर आपसे मेंटेनेंस चार्ज कर रहा है, पूरी बिल्डिंग को मेंटेन करके ले रहा है। मैं आपको 2 दिन पहले एक प्रॉपर्टी भी लेके गया था। वो प्रॉपर्टी 10 साल पुरानी प्रॉपर्टी है और ऐसा लगता है कि अभी डिलीवर हुई। डिलीवर किया, बिल्कुल। तो यहाँ पे अपार्टमेंट में यही बेनिफिट है। और जो फॉरेनर यहाँ पे आ रहा है, जो रिटायरमेंट लाइफ के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनको ये सिरदर्दी नहीं चाहिए ना कि मेरा प्लम्बिंग का इशू है, मेरा इलेक्ट्रिशियन का इशू, मैं किसको बुलाऊँ। आप कॉन्डो लो, आप अच्छी प्रॉपर्टी में रहो, आप मेंटेनेंस में कॉल करो, इमीडिएटली आपका इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर आता है, रिपेयर करके चला जाता है। तो ठीक है, तो भरत जी आप थोड़ा सा ये बताइए कि पटाया में कौन कौन से ऐसे डेवलपर हैं जिनके साथ अभी आप जुड़े हुए हैं? देखो, एज ए रियल इस्टेट एजेंट, एज ए SVRE ब्रांड, हम लोग सभी डेवलपर के साथ एसोसिएटेड हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ सेलिंग, मेजॉरिटी ऑफ विजिट्स हम लोग जो है वो रेपुटेड डेवलपर के साथ ही कराते हैं। तो अब रेपुटेड डेवलपर में कौन कौन आता है, मैं आपको नेम बता रहा हूँ, आप नंबरिंग में मत ले जाना कि फर्स्ट नंबर पे ये बोला है तो ये। तो हम लोग काम कर रहे हैं देवेरा ग्रुप के साथ, हम लोग काम कर रहे हैं कोपा कबाना के साथ, हम लोग काम कर रहे हैं SRR ग्रुप के साथ, आर्केडिया के साथ, एम्बेसी ग्रुप के साथ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डेवलपर हैं, ओनर ग्रुप है उनके साथ काम कर रहे हैं, द ग्लोबल टॉप है उनके साथ काम कर रहे हैं। तो ये 10-12 जो टॉप डेवलपर हैं जिनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल लोकेशंस पे प्रोजेक्ट है, जिन्होंने डिलीवर्ड भी किया है, कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, उन डेवलपर्स के साथ हम लोग सब काम कर रहे हैं। हमसे कोई भी प्रॉपर्टी लेता है थाईलैंड में तो हम क्लाइंट को 2 चीज़ की श्योरिटी देते हैं। एक, मिनिमम रेंटल गारंटी, आपका अपार्टमेंट इतना मिनिमम रेंटल आएगा। सेकंड, हमसे कोई भी प्रॉपर्टी आपने पटाया में ली तो आपके व्यूवर्स को हम एक अश्योरिटी देते हैं कि विद इन 15 डेज फ्रॉम द हैंड ओवर हम आपको रेंट पे लगा के देंगे। लोग बोलते हैं कैसे रेंट पे लगेगा, रेंट पे लगता नहीं है, या हम लोग तो वहाँ हैं नहीं, रेंट पे कौन लगाएगा। तो ये गारंटी हम पेपर पर लिख के देंगे। आप हमसे कोई भी प्रॉपर्टी लो, हम हैंड ओवर के विद इन 15 डेज उसको रेंट आउट करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, हम आपसे 1 रुपये भी कमीशन चार्ज नहीं करेंगे। आपने हमसे कोई भी प्रॉपर्टी ली है, आज आप हमसे प्रॉपर्टी ली है, कल आप इसको सेल करोगे, आपसे कोई कमीशन चार्ज नहीं करेंगे, आप इसको रेंट पे लगाओगे, आपसे कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करेंगे। तो ये तो भरत जी इंडिया से भी अच्छी बात होगी। अगर अपन इंडिया में कोई फ्लैट रेंट पे लेने जाते हैं तो एक रेंट आपको मालूम है ब्रोकरेज जाता है, यहाँ तो प्रॉपर्टी लेने के बाद विद इन 50 डेज आप मतलब रेंट पे भी लगवा के 15 15 डेज।
भरत जी, इस पॉडकास्ट के बाद अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ मतलब कोई प्रॉपर्टी आप मेरे को दिखाइए, तुरंत अपन डन करते हैं। और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब मैं ठीक सेल्समैन हूँ, मैंने आपको कन्विंस कर लिया। कन्विंस 110% कर लिया सर। ठीक है। और आप मेरे को बताइए टॉप 5 प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग हमारे व्यूअर्स को आने वाले टाइम में दिखाएंगे। अभी जाएंगे शॉर्ट रील या वीडियोस भी हमारे आएंगे, पर आप टॉप 3 प्रॉपर्टीज़ मुझे बताइए जो मेरे को पर्सनली अगर इन्वेस्ट करना हो तो कहाँ कर सकता हूँ मैं। देखो, जैसे मैंने बताया कि थाईलैंड में 3 टाइप की प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और विला। तो रेजिडेंशियल में भी ना 2 टाइप की प्रॉपर्टी है पूरे थाईलैंड में, पटाया में हर जगह होती है, बट थाईलैंड में मेजोरिटी में है। एक होता है लो राइज रिजॉर्ट स्टाइल कोंडो कम्युनिटी, एक होता है हाई राइज बिल्डिंग, स्टैंड अलोन बिल्डिंग। तो दोनों अलग बायर हैं, दोनों के अलग टेनेंट हैं, दोनों की अलग अपनी क्वालिटी है। तो लो राइज में बात करो तो 5 स्टार रिजॉर्ट्स में क्या होता है ना, G+8 की बिल्डिंग होती है, बीच में एक मैसिव पूल होता है 400 मीटर 300 मीटर लंबा, ठीक है। सारी एमिनिटीज़ होती है, जॉगिंग ट्रैक हो गया, जिम हो गई, ये सारी एमिनिटीज़ होती है। सेम ये सारी एमिनिटीज़ हाई राइज में होती है, बट हाई राइज से आपको व्यू आता है, लो राइज से आपको व्यू सिर्फ पूल का आता है। तो आपने बोला टॉप 3 प्रोजेक्ट, तो मेरे से टॉप 3 प्रोजेक्ट पूछोगे तो एज ए रियल्टर्स, वो कहते हैं ना कि एक फादर से पूछोगे कौन सा बेटा अच्छा है, वो कहेगा सारे अच्छे हैं, ठीक है। बट आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग, आपका रीजन पर्पज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं टॉप प्रोजेक्ट आपको बताऊं तो ज़्यादा बेटर है। आपने बोला यार मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और मुझे लो राइज में रहना है, तो मैं आपको बोलूँगा जेनिथ 2 द बेस्ट प्रोजेक्ट। ये अभी एक नया प्रोजेक्ट आया एम्बेसी ग्रुप का, एम्बेसी वर्ल्ड, अमेजिंग प्रोजेक्ट। या आप कहते हो कि यार मुझे थोड़ा सा वहाँ चाहिए जहाँ पे मैं वॉकिंग स्ट्रीट के भी पास रहूँ, है ना, तो मैं जेनिथ बोलूँगा। आप बोलोगे मुझे वोंगा मार्ट बीच पे चाहिए, तो एक द ग्लोबल टॉप का प्रोजेक्ट है लव इट, मैं वह बोलूँगा। तो क्या रिक्वायरमेंट है, किस टाइप की प्रॉपर्टी लेनी है, कितनी रेंज में लेनी है, उसके अकॉर्डिंग टॉप प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊँ ज़्यादा बेटर है। आज हम आपको सारे प्रोजेक्ट दिखाएंगे, पटाएंगे, फिर आप डिसाइड करना कौन से 5 प्रोजेक्ट अच्छे हैं। बिल्कुल। तो आज ही हम जो प्रॉपर्टीज़ आज हम देखने जाएंगे उसमें से ही एक फाइनल करके आज बैठेंगे। तो मिलते हैं फिर से एक बार भरत जी के साथ। और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है और कुछ चीज़ें ऐसी जो जानने मिली जो मैं भी नहीं जानता था। तो स्टे ट्यून। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।